हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्शन देंगे, उसके बाद फिर हम ओर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि चुंबक क्या होता है। तो चुंबक जो वह पदार्थ है जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहाँ चुंबक का आकर्षण बल अधिकतम होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर हो जाता है उत्तर ध्रुव, तथा जो ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर हो जाता है उसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। और ये जो पोल्स होता है उसको मिलाने वाली रेखा को मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। तो ये सब हो गया। सजातीय चुंबक का ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबकीय पदार्थ में क्या सब आता है? तो लोहा, कोबाल्ट, लिकेन तथा कुछ मिश्र धातु। और चुंबकीय पदार्थ में क्या आता है? कांच, कागज, प्लास्टिक, पीतल आदि। तो इस तरह से हम चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ के बारे में जानें। अब चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करने के लिए हम जो है चुंबक लेते हैं। चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। अब हम कंपास सुई का प्रयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि दक्षिण उत्तर दिशा की ओर स्थिर हो जाती है। किसी चुंबक को सुई के नज़दीक लाने पर सुई में विक्षेपण होता है। तो चुंबक अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और यह क्षेत्र चुंबकीय सुई पर चुंबकीय बल लगाता है जिससे कि सुई विक्षेपित हो जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव तक होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम कैसे दर्शाते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के द्वारा। मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड और डिनोटेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं 1820 में ओर्स्टेड नाम के एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने दिखाया कि अगर किसी कंडक्टर से होकर के करंट फ्लो हो रहा है तो उसके नज़दीक अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को लाते हैं तो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने एक तार लिया, तार के एक पॉइंट A और एक पॉइंट B सिरा है उसको बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ देने पर तार से क्या होगा? करंट फ्लो होगा। और करंट जो फ्लो होगा तो उसके नीचे में कंपास को रख दिया। कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हो गया। अब उन्होंने क्या किया कि तार ये जो करंट का फ्लो अभी अगर A से B हो रहा है तब जो डिफ्लेक्शन को देखा, फिर उसने करंट की दिशा को बदल दी। अब करंट का फ्लो B से A की ओर हो रहा है तो डिफ्लेक्शन भी चेंज हो गया। तो इस तरह से जो मतलब ओर्स्टेड साहब ने स्पष्ट किया कि सुई के विक्षेप की दिशा धारा की दिशा पर तो निर्भर करती है, इसके साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि तार चुंबकीय सुई के ऊपर है या नीचे। तो धारा की दिशा और उसे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जानकारी मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से मिलती है। मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक हुए, उनका बहुत ज़्यादा मतलब वर्क हुआ है इस सब क्षेत्र में। तो उन्होंने क्या दिखाया कि हम एक तार लेते हैं, तार को अगर हम मुट्ठी में बांध करके उसको पकड़ लेते हैं और अंगूठा अगर ऊपर की ओर ऐसे करके, तो क्या होता है कि जो विद्युत धारा होती है अंगूठा के दिशा में और जो हम हाथ ऐसे मुड़े हुए हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड्स को दिखलाता है। तो ओर्स्टेड ऑब्जर्वेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए कंपास नीडल सफर्स डिफ्लेक्शन व्हेन इट इज प्लेस्ड near a wire carrying an electric current. When the direction of current is reversed, the direction of reflection of the needle also reverses. This conclusively proves that a current carrying conductor produces a magnetic field around it. This is called magnetic effect of current. इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि बायोट-सावर्ट लॉ का जो एक्सप्रेशन होता है dB बराबर μ0/4π/IDL r sin θ/r/q, या मतलब dB बराबर हम लिखते हैं ना μ0/4π/IDL sin θ/r²। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे या कैसे ये वैल्यू हम प्राप्त करेंगे? तो उसके लिए हम एक करंट एलिमेंट DL लेते हैं और उससे होकर एक तार लेते हैं, उस तार से होकर के करंट I फ्लो हो रहा है। उसमें हम एक करंट एलिमेंट DL लेते हैं, उससे R दूरी पर एक पॉइंट P लेते हैं जहाँ पर हमको
क्या करना है, तो प्राप्त करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो वी आर टेकिंग ए करंट एलिमेंट DL ऑफ ए कंडक्टर कैरिंग current I, let P be a point having position vector R with respect to current element DL, let theta be the angle between DL and R। अब according to Biot-Savart law क्या होगा, the magnetic field dB at a point P due to current element is dB is proportional to I। फिर हम लिखेंगे कि dB is proportional to DL। फिर तीसरा जो फैक्टर हो गया dB is proportional to sin थीटा। फिर चौथा हो गया dB इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब ये चार जो फैक्टर्स हुआ, चारों को कंबाइन कर देंगे, तो कंबाइनिंग ऑल द 4 फैक्टर्स वी गेट dB इज प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा अपॉन r²। ये होगा इक्वेशन 1। अब बराबर कब होगा, जब हम एक कांस्टेंट से गुना करेंगे, यानी कि dB बराबर के IDL sin थीटा अपॉन r²। अब ये के को क्या बोलते हैं, तो के को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन द मीडियम between point P and the current element and the system of unit chosen for free space in SI unit के बराबर μ0/4 पाई 10 to the power -7 TMA-1। तो dB का वैल्यू कितना हो गया, अगर k का वैल्यू μ0/4 पाई पुट कर देंगे तो dB बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r²। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, dB बराबर μ0/4 पाई IDL r sin थीटा अपॉन r³। As the direction of dB is perpendicular to the plane of DL and R, so from the above equation we get vector form of the Biot-Savart law, that is dB is equal to μ0I upon 4 pi DL into R upon R³। तो इस तरह से हम इसके वेक्टर फॉर्म को हम लिख सकते हैं। अब करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बायोट-सावर्ट लॉ का हम यूज करते हैं। तो इसमें हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, DL के प्रोपोर्शनल होता है, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है और r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और सबको मिला दिए तो इक्वेशन बनेगा dB इज प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन r²। और जब इसको हम कांस्टेंट से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा dB बराबर के IDL साइन थीटा अपॉन r²। के को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और के का वैल्यू अगर μ0/4 पाई हम पुट कर देंगे तो इक्वेशन हो जाएगा dB बराबर μ0/4 पाई IDL r साइन थीटा अपॉन r³। और फिर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे dB बराबर μ0I/4 पाई DL इंटू r अपॉन r³। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि बायोट-सावर्ट लॉ के मदद से हम क्या करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से हम बायोट-सावर्ट लॉ को समझ